तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। टॉपिक 2 है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखिए, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है फॉर्मेटिव रिएक्शन, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। तो हमारा फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। जो फोटोसिंथेसिस है वो एक हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उन सभी ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। तो ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो परफॉर्म करेगा। तो उसी की बात हम लोग आज करते हैं कि पर्टिकुलर जो फोटोसिंथेसिस है क्या और किस तरीके से वो परफॉर्म होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में all green plant perform photosynthesis process in which atmospheric carbon dioxide and water molecule react in presence of sunlight and chlorophyll pigment produce food in the form of carbohydrate, that is ग्लूकोज और स्टार्च, एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस इन एटमॉस्फेयर, रिलीज ऑक्सीजन गैस इन एटमॉस्फेयर। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, प्रोड्यूस फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, that is glucose or starch, and release oxygen gas in atmosphere, Here carbon dioxide and water molecule are raw material, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल
आर रॉ मटेरियल। यहाँ पर जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये दोनों एक रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में यूज होते हैं। ये दोनों जो होते हैं एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज होते हैं। ड्यूरिंग दिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस radiant energy change into chemical energy in the form of ATP, यहाँ पर जो रेडिएंट एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का जो स्टेप है बेटा, उसमें रेडिएंट एनर्जी जो होगा वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो रेडिएंट एनर्जी होता है, इस रेडिएंट एनर्जी को हम बोलते हैं फोटोनिक एनर्जी। इसको हम बोलते हैं फोटोनिक एनर्जी भी कहा जाता है, और फोटोनिक एनर्जी को हम लाइट एनर्जी भी बोलते हैं। इसी को हम लाइट एनर्जी भी बोलते हैं। तो फोटोनिक एनर्जी या लाइट एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। राइट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। Equation of photosynthesis. Equation of photosynthesis. Here atmospheric carbon dioxide plus water molecule gives out in presence of sunlight and chlorophyll forms carbohydrate C6H12O6 and plus ऑक्सीजन गैस। हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। ये हमारा जो है ना ये फूड है, और वो फूड जो है वो एक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में है, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक हमारा ग्लूकोज और स्टार्च, ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पर ये फूड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना है कि जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में हमारा स्टार्च या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये फूड प्रोडक्ट है। एज ए बाई प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन गैस जो होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, और इसी ऑक्सीजन गैस को सभी प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एक लिविंग इंडिविजुअल्स के लिए ये प्रोसेस परफेक्ट है, जहाँ पर हर एक ग्रीन प्लांट्स में ये प्रोसेस कंडक्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
steps involve in photosynthesis। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं? तो हम लोग बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो बेटा फर्स्ट स्टेप इज हम लोग जानते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर और लाइट। यहां पर वो देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है, जो लाइट है या जो सोलर है उसको एब्जॉर्प्शन करते हैं सोलर एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, absorption of solar energy by chlorophyll, absorption of solar energy by chlorophyll। सेकेंड पॉइंट यहां पर हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy, conversion of light energy into chemical energy and also splitting of water into प्रोटॉन H+, प्रोटॉन कॉमा इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन गैस। दिस इज कॉल्ड photolysis। This is called photolysis। Remember this point, conversion of light energy into chemical energy and also splitting of water into proton, electrons and oxygen gas. This is called photolysis। This is called photolysis। This is the second step। Third step this reduction of carbon dioxide, reduction of CO2 gas into carbohydrate, reduction of carbon dioxide into carbohydrates, reduction of carbon dioxide gas into carbohydrate by utilizing chemical energy, chemical energy। So these are three steps involved in photosynthesis। First step is absorption of solar or energy by chlorophyll। Second is conversion of light energy into chemical energy and also splitting of water into the proton, electrons and oxygen gas. This is called photolysis। Reduction of CO2 gas into carbohydrate by utilizing chemical energy। So there are three steps involved in photosynthesis। There are three steps involved in photosynthesis। Next point
डिस्कस करते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो हमारा लीफ है, उस लीफ में ये प्रोसेस कंडक्ट होता है। उस लीफ में जो फोटोसिंथेसिस का जो पर्टिकुलर जो फैक्टर है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। अब इसको रोक दो, अभी डायग्राम बना दे। यस बेटा, देखिए ये हमने डायग्राम शो किया है। यहाँ पर ये हमने एक लीफ का डायग्राम शो किया है। और जब भी आपको लीफ का सेक्शन करने को मिले तो लीफ का सेक्शन हमेशा वीएस सेक्शन ही किया जाता है, वर्टिकल सेक्शन ही किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो सेक्शन है, उस सेक्शन को हमने इस तरीके से कट किया है। तो यहाँ पर जो पोर्शन है, हमने यहाँ पर इस पोर्शन को यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, तो इस तरीके से लीफ का पोर्शन डेवलप किया है। ये जो हमारा पॉइंट है, ये लैमिना होता है, और लैमिना को ही हम बोलते हैं लीफ मार्जिन। जो हमारा पर्टिकुलर जो पार्ट है, वो यहाँ पर आप देखेंगे, ये वाला जो लीफ का जो पोर्शन है, ये वाला, इसको ही हम बोलते हैं लीफ मार्जिन। इसके अंदर ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वेन्स हैं। ये जो सेंटर पर पार्ट है, ये हमारा मिडरिप का पार्ट है, और इसी मिडरिप पर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो यहाँ पर जाइलम एक वैस्कुलर बंडल है, और फ्लोएम भी यहाँ पर एक वैस्कुलर बंडल है। जाइलम भी एक वैस्कुलर बंडल है, और फ्लोएम भी यहाँ पर एक वैस्कुलर बंडल है। जो यहाँ पर हमने ब्लू से मार्क किया है, वो हमारा जाइलम का इंडिकेशन है, और जस्ट अबव वो हमारा मार्जिन है, वो फ्लोएम को मार्क किया है। फिर यहाँ पर हमने जो डायग्राम शो किया है, ये लीफ का अपर सेक्शन है, और इसी अपर सेक्शन पर यहाँ पर एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर एक वैक्सी क्यूटिकल का लेयर प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो अपर एपिडर्मिस। इन सेंटर, यहाँ पर सेंटर पर जो सेल्स हैं, ये सेल्स होते हैं मीजोफाइल सेल्स, और उसी मीजोफाइल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स होते हैं बेटा मीजोफाइल सेल, और इसी मीजोफाइल सेल्स में कुछ डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन्हीं डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स को ही क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। इसी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है। इन सेल्स के बीच में आप देख रहे हैं, सेल्स के बीच में कुछ गैप है, और उसी गैप को हम बोलते हैं एयर स्पेस। इसी गैप को कहा जाता है एयर स्पेस कहा जाता है। और जस्ट बिलो लोअर एपिडर्मिस एंड ऑल्सो कवर्ड बाय क्यूटिकल लेयर, एंड ऑल्सो कवर्ड बाय क्यूटिकल लेयर, ऑल्सो कवर्ड बाय क्यूटिकल लेयर। तो दिस लोअर लेयर, लोअर एपिडर्मिस हैव स्टोमेटा। ये जो ओपनिंग्स है बेटा, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं स्टोमेटा। यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, हेल्प करता है। ये हम लोग को मालूम है कि स्टोमेटा जो है मेनली हेल्प करता है गैसियस एक्सचेंज में, हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो
बस हो गया टॉपिक। यस बेटा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लास्ट हमने लीफ का सेक्शन का डायग्राम बनाया था। उस लीफ के सेक्शन के डायग्राम में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो मीजोफाइल सेल्स में एक डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वही डॉट्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ही कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। It has a outer and inner membrane and one stacked like structure is called grana. Grana is a plural word but granum is a singular word. तो granum one को कहेंगे हम लोग और grana जो होते हैं बहुत सारे को बोलेंगे। तो ये जो पूरा एक stack like structures है, इस structure को हम बोलते हैं grana। इस ग्राना से एक ग्राना से दूसरा ग्राना जो कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली, और इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। और जो यहाँ पर डीएनए पाया जाता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पर जो डीएनए पाया जाता है उस डीएनए को हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसके साथ यहाँ पर जो फ्लूइड पाया जाता है उस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो यहाँ पर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को कहा जाता है स्ट्रोमा, और जो ग्रेना है वो इस पार्ट को हम बोलते हैं ग्राना। तो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है जो हर एक मीजोफाइल सेल्स के अंदर, जो मीजोफाइल सेल्स होते हैं उन्हीं मीजोफाइल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये ग्राना का स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं मीजोफाइल सेल्स में। क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना प्रेजेंट होता है। तो याद रखना बेटा। तो यहाँ पर जो होता है, जो डीएनए है हमारा वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होता है, और इसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और 70s राइबोसोम मेनली जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये मेनली जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का मेन वर्क होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बेटा इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट इवेंट इज लाइट फेज। फर्स्ट इवेंट इज लाइट फेज। लाइट फेज को हम बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जो लाइट फेज होता है इसको हम लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। लाइट रिएक्शन कंप्लीट इन, ये लाइट फेज कंप्लीट इन ग्राना। जो ग्राना होता है उसी ग्राना में लाइट फेज जो होता है वो यहां पर कंप्लीट होता है। तो ग्राना ये पोर्शन है, और इस ग्रेना में जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हीं स्टैक लाइक स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलाकॉइड। उसमें से जो एक स्ट्रक्चर जो होता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थैलाकॉइड कहा जाता है। और इसी थैलाकॉइड में प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट। यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है पिगमेंट। और वो कौन सा पिगमेंट होता है बेटा, वो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो यहाँ पर जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जो होती है उसी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो ग्राना है और जो स्ट्रोमा है ये दो मेन पार्ट है
जहां पर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है कंप्लीट होता है। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट इवेंट आपको बताया, लाइट फेज के बारे में बताया। तो कंप्लीट इन ग्राना, ये प्रोसेस जो होता है वो कहां पर कंप्लीट होता है? ग्राना में कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा जो यहाँ पर आता है वो हमारा होता है यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, splitting of water molecule into proton H plus, electron and ऑक्सीजन गैस। हमने आपको लास्ट में बताया था कि ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस। इट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। इसको ही कहा जाता है फोटोलाइसिस कहा जाता है। इस लाइट फेज में जो एसिमिलेटरी पावर होता है, प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर is NADPH and ATP। ATP तो हम लोग जानते ही हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो हमारा ATP होता है। और NADPH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये हमारा होता है NADPH। और NADPH ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NADPH एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जो है ना NADPH का फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। दीज आर द एसिमिलेटरी पावर। तो एसिमिलेटरी पावर का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी लाइट फेज में ही होता है। और लाइट फेज कंप्लीट होती है ग्रेना में। और ग्रेना का स्ट्रक्चर हमने आपको डिफाइन किया है कि दिस पोर्शन जो है क्लोरोप्लास्ट में वो हमारा पार्ट होता है, ग्राना का पार्ट होता है। सेकेंड स्टेप इज डार्क रिएक्शन, यानी कि हम इसको बोलते हैं डार्क फेज। जैसे हम इसको बोलते हैं डार्क फेज, ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डार्क का मतलब डार्कनेस से होता है, यानी कि ये प्रोसेस जो है इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी कि ये प्रोसेस हमारा जो होता है वो कंप्लीट होता है स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है। तो टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा और नो नीड लाइट। यहाँ पर लाइट की कोई रिक्वायरमेंट जो है इस प्रोसेस को नहीं होती है। यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट जो है ना इस प्रोसेस को नहीं होती है। यहाँ पर जो है मेनली जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो यूज होता है। CO2 is utilized in formation of CO2 is utilized production of carbohydrate तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो होता है वो CO2 को जो यूटिलाइज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज जो किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो यूटिलाइज होता है कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर यूज होता है। आपको पता होना चाहिए कि वन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को
बनाने के लिए डार्क रिएक्शन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करना पड़ेगा, तब हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि हमें एक ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करना पड़ेगा। तो जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करेंगे तब हमारा एक कार्बोहाइड्रेट में यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा डार्क रिएक्शन में। किस में प्रोड्यूस होगा बेटा? डार्क रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा। Now, next topic is structure of stomata. Structure of stomata. एनसीईआरटी में हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफाइन किया गया है, क्योंकि अभी हमने लास्ट जो डायग्राम बनाया था उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहाँ पर लोअर एपिडर्मिस में वहाँ पर गार्ड सेल्स जो होते हैं या स्टोमेटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा डाइकॉट प्लांट्स में इस तरीके के स्टोमेटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जो यहाँ पर डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उन सभी डाइकॉट प्लांट्स में हमारा किडनी शेप या बीन शेप स्टोमेटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इसको ही हम बोलते हैं ओपन स्टोमेटा है। ये जो स्टोमेटा है स्टोमेटा, ये हमारा ओपन स्टोमेटा है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। दिस स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस। दिस स्ट्रक्चर इज क्लोरोप्लास्ट और दिस स्ट्रक्चर इज गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स। अभी ये जो स्टोमेटा का पोर इस तरीके से ओपन है तो यहाँ पर ये गैसेस एक्सचेंज कर रहा है। जब ये पोर क्लोज हो जाएगा यानी कि स्टोमेटा का पोर क्लोज हो जाएगा तो वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। तभी आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो स्टोमेटा का जो पोर होता है वो बिल्कुल ऐसे
बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, इस तरह से बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। इनकी जो थिकनेस होती है वो बहुत पास पास आ जाती है, तो इनका जो पोर होता है वो बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लोज स्टोमेटा। यहाँ पर जो है ना ये स्टोमेटा जो है ना ये क्लोज स्टोमेटा है। तो ये जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है फाउंड इन डाइकॉट प्लांट्स, फाउंड इन डाइकॉट प्लांट। तो जो भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उन सभी डाइकॉट प्लांट्स में इस तरीके का स्टोमेटा जो होता है प्रेजेंट होता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं किडनी शेप, किडनी शेप और बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड स्टोमेटा। तो ये हमारा जो स्टोमेटा है वो किडनी शेप स्टोमेटा है या बीन शेप्ड स्टोमेटा है। तो आपको पता होना चाहिए स्टोमेटा की पोजीशन कहाँ पर होती है। स्टोमेटा जो होते हैं ये टिनी पोर्स होते हैं जो लीफ के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट प्लांट्स में स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होते हैं, और जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं स्टोमेटा दोनों सरफेस पर होते हैं, यानी कि अपर एपिडर्मिस पर भी होंगे और लोअर एपिडर्मिस पर भी होते हैं, दोनों जगह पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा में ये जो गार्ड सेल्स होती है, इसी गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, इसी गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और यही क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। और जो हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है वो गैसियस एक्सचेंज भी इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। दूसरी यहां पर एक चीज और ध्यान रखिए बेटा, स्टोमेटा क्लोज कब होते हैं और स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, इस कंडीशन पर बात करते हैं। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। देखिए बेटा, जब ये हमारा जो गार्ड सेल्स है, जब गार्ड सेल्स टर्जिड कंडीशन पर होता है, जब स्टोमेटा का गार्ड सेल्स होता है जब टर्जिड कंडीशन पर होता है, तो स्टोमेटा का पोर जो होता है वो ओपन हो जाता है। तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाता है तो उस कंडीशन पर स्टोमेटा का पोर जो है वो ओपन हो जाता है। तो ओपन हो जाने से गैसियस एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। क्लोजिंग की कंडीशन क्या होती है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यू टू अब ये पहले टर्जिड कंडीशन थी, टर्जिड कंडीशन पर स्टोमेटा का पोर ओपन हो गया। जब क्या हुआ? जब वाटर यहां से निकल करके, जब वाटर यहां से निकल करके उसके एडजेसेंट सेल्स के पास आ जाते हैं, जब एडजेसेंट सेल्स के पास आ जाते हैं तो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं। गार्ड सेल्स क्या हो जाते हैं? फ्लैसिड हो जाते हैं। तो उस कंडीशन पर ये श्रिंक हो जाता है। उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो उस कंडीशन पर स्टोमेटा का पोर जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। उस समय स्टोमेटा का पोर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, ड्यू टू फ्लैसिड ऑफ गार्ड सेल्स। जब गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं तो फ्लैसिड होने की कंडीशन पर हमारा स्टोमेटा का पोर जो होता है वो क्लोज हो जाता है। याद रखिएगा, इस तरह की कंडीशन जो है वो हो सकती है। अब जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोमेटा जो ओपन होता है और स्टोमेटा जो क्लोज होते हैं वो जस्ट उल्टा होता है।
डेजर्ट प्लांट में जो स्टोमेटा ओपन होते हैं वो नाइट के समय पर खुलते हैं और डे टाइम जो होते हैं स्टोमेटा क्लोज होते हैं। याद रखिएगा बेटा, कभी क्वेश्चन पूछा सकता है कंपटीशन वगैरह में, ओलंपियाड्स वगैरह में या NTSC वगैरह में पूछा सकता है, तो वहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उन डेजर्ट प्लांट्स में या जीरोफाइटिक प्लांट्स को ही हम डेजर्ट प्लांट बोलते हैं। तो जीरोफाइटिक जो प्लांट्स होते हैं XERO, जीरोफाइटिक प्लांट, इनको ही हम बोलते हैं डेजर्ट प्लांट, इनको ही कहा जाता है डेजर्ट प्लांट। जीरोफाइटिक प्लांट या डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा ओपन होता है एट नाइट और स्टोमेटा क्लोज होते हैं एट डे टाइम। याद रखिएगा, जो मीजोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहां पर जो स्टोमेटा ओपन होता है वो डे टाइम ओपन होता है, क्लोज कब होते हैं? नाइट के समय पर क्लोज होते हैं। ये बेटा ध्यान रखिएगा। इसको बंद कर दो आप।